मिस्टर और मिसेस शर्मा के घर शादी के 5 साल के बाद जब बेटी ने जन्म लिया तो पूरे घर के लोग बहुत खुश थे। उसके पहले जन्मदिन पर उन लोगों ने शानदार पार्टी का आयोजन किया। शहर के नामी गिरानी लोग उस पार्टी में आए हुए थे। मिसेस शर्मा तो अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रही थी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई और कोई मिसेस शर्मा की गोदी से बच्चे को छीन कर ले गया। मिसेस शर्मा शोर मचाने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता पूरे घर की लाइट वापस आ गई, मगर उनकी बेटी का कोई पता नहीं था। सिक्योरिटी, कोई है? जल्दी से पता करो, अभी कोई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो मेरी बेटी को। आप फिक्र ना करें, हो सकता है वो इस पार्टी को छोड़कर ही ना जा सका हो। हम लोग आसपास ढूंढने जाते हैं। अरे कोई पुलिस को भी तो फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जैसे ही पुलिस स्टेशन खबर गई, इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी जी तुरंत पार्टी में पहुंच गए और सारी घटना के बारे में जानकर मिस्टर शर्मा से सवाल करने लगे। यह पार्टी में जो भी लोग मौजूद हैं, तब आपने ही इनवाइट किए हैं या किसी और ने भी कुछ लोगों को इनविटेशन भेजे हैं? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी पार्टी है तो इनविटेशन भी मैं ही भेजूंगा ना। हमें सारे गेस्ट की लिस्ट चाहिए। गेस्ट की लिस्ट चाहिए? मतलब क्या है इसका? आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? देखिए, एक छोटी बच्ची गायब हुई है और उसको ढूंढने के लिए हम सब पर शक करेंगे। हमें अपना काम करने दीजिए। कामिनी जी, आप तुरंत आसपास के रास्ते पर गाड़ियों की चेकिंग चालू करवा दीजिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के आगे नहीं जानी चाहिए। इस बंगले के सीसीटीवी और आसपास के बंगले की सीसीटीवी के फुटेज चेक करिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर। राठौर कामिनी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर मिसेस शर्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैम प्लीज आप रोना बंद कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपको किसी पर शक है? कामिनी जी की बात सुनकर मिसेस शर्मा ने नामे गर्दन हिला दी। मेरी बेटी पिछले 2 घंटे से लापता है और आप लोग यहीं पर सबसे पूछताछ कर रहे हैं। प्लीज उसे ढूंढ कर लेकर आइए। सर, आप मत समझाइए हमें कैसे काम करना है। गाड़ियों की तलाशी में कुछ हासिल हुआ या आसपास के सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज मिली? पिछले 2 घंटे में इस घर से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। केवल एक लोडिंग ऑटो ही यहाँ से निकला है और वो ऑटो केटरिंग सर्विसेज वालों का ही था। कैटरिंग सर्विस वाले का ऑटो? शर्मा जी, आपकी कैटरिंग कौन देख रहा था? उसे बुलाइए। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर तुरंत कैटरिंग वाले को बुलाया जाता है, मगर कैटरिंग वाला इंस्पेक्टर के सामने आते हुए कांप रहा था। क्या हुआ? इंस्पेक्टर राठौर का नाम सुनकर अपनी दादी नानी याद आ गई? यदि डर लगता है तो गलत काम क्यों करते हो? सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही। जब घर की लाइट गई थी और बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद तुम्हारा लोडिंग ऑटो इस घर से रवाना हुआ था। उस लोडिंग ऑटो में क्या था? मैम, पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। जो एक्स्ट्रा बर्तन और सामान था वो सब लोडिंग ऑटो में भिजवाया था। वो ऑटो तुम्हारा परमानेंट है या रैंडम किसी को बुलाते हो? सर, वैसे तो हमारा परमानेंट ऑटो है, मगर कल वो खराब हो गया था, इस कारण उस ऑटो वाले ने अपने दोस्त को भेजा था। उस ऑटो वाले का नंबर मिल जाएगा या कोई पता या ठिकाना? कामिनी के पूछने पर कैटरिंग वाले ने उस ऑटो वाले का मोबाइल नंबर दे दिया। कामिनी ने अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए मिस्टर शर्मा की फोन की रिंग बजने लगी। हेलो, कौन? मुझे नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गया शर्मा? अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो अपने आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को अपने अपने घर रवाना करो और इंस्पेक्टर को भी विदा करो। उसके बाद मुझसे बात करना। अपहरणकर्ता की बात सुनकर मिस्टर शर्मा हाथ जोड़कर सभी को अपने घर रवाना करते हैं। फिर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी से भी जाने की गुजारिश करने लगे। सर, आप खामोखा परेशान हो रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। यदि मेरी बेटी जिंदा रही तो ही तो उसे ढूंढ पाओगे ना। अभी आप लोग चले जाइए। मिस्टर शर्मा के बार बार इंसिस्ट करने पर वे लोग उनके घर से बाहर आ गए। सर, आपने आसानी से शर्मा की बात मान ली। हमें रुककर वहाँ पर थोड़ी पूछताछ तो करनी थी। कामिनी, उस बच्ची को ढूंढने के लिए हमारा बाहर आना जरूरी था, क्योंकि बच्ची वहां से निकल चुकी थी। यदि हम लोग जिद कर कर वहां पर रुकते तो हो सकता है वो किडनैपर बच्ची को नुकसान पहुंचाता। उसकी सुरक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया। मगर सर, अब क्या? फिक्र मत करो, मैंने शर्मा के घर से निकलने से पहले उनके घर में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। उन लोगों की सारी बातें हमें आराम से सुनाई देगी।
सर आप तो कमाल हो, ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? अपना तो ऐसा ही है। घर के बाहर राठौर और कामिनी बात कर रहे थे, तभी शर्मा के फोन पर दोबारा किसी का फोन आया। तुमने सभी को खुद से दूर भेजकर बहुत अच्छा काम किया। अगर अब अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो 20 लाख रुपए लेकर शहर के बाहर स्थित ढाबे पर रात के 2 बजे पहुंच जाना। मिस्टर शर्मा किडनैपर की बात मान लेते हैं और तुरंत 20 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने किडनैपर और मिस्टर शर्मा की पूरी बात सुन ली थी। सर इस किडनैपर ने तो बड़ा हाथ मारा है। उसका पाला राठौर से है। हाथ मारा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दो, उसे पता चल जाएगा। सादे कपड़ों में उस ढाबे के आसपास सब लोग मौजूद रहें। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की पूरी टीम अलर्ट होकर ढाबे के आसपास चौकसी करने लग जाती है। तभी मिस्टर शर्मा अपनी कार लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी मिस्टर शर्मा का फोन बजने लगता है। फोन पर उनकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा कहाँ है? लाडो घबरा मत, तेरे पापा आ गए हैं, तू जल्दी हमारे पास होगी। मिस्टर शर्मा बात कर ही रहे थे कि फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मिस्टर शर्मा, अपनी बेटी की आवाज सुन लेना। अब यदि उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में जो पैसे रखे हैं उसे चुपचाप टेबल नंबर 3 पर रखकर चले जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मिस्टर शर्मा दोबारा उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उनके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई चारा ना था, तो चुपचाप पैसे निकालकर टेबल पर रखकर चले गए और घर पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मिस्टर शर्मा ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी खड़े थे। आप लोग यहाँ? आपसे कहा था ना इस केस से दूर रहना। आपको तो सर का शुक्रिया कहना चाहिए, आपके पैसे भी बच गए और बेटी भी। ये लीजिए। और ये रहा आपका गुनहगार। कहते हुए उन्होंने किडनैपर को मिस्टर शर्मा के आगे खड़ा कर दिया। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का ही था, जिसे कुछ दिन पहले मिस्टर शर्मा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे नौकरी से निकाल दिया। तू तो आस्तीन का सांप निकला। पहले मेरी दुकान पर हाथ मारा और फिर मेरी बेटी पर। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो मेरी बेटी ने भी तेरा कुछ नहीं था, मगर जब मैंने उसके इलाज के लिए पैसे चोरी की तो तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे हाथों में मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि बच्चे का दर्द क्या होता है तुझे अच्छे से समझाऊंगा, तुझसे पैसे भी ले लूंगा और बेटी भी नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी बेटी के लिए चोरी की थी। अरे उसके इलाज के लिए पैसे मांग कर तो देखता, मैं ऐसे ही दे देता। मैंने तो तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, इसलिए चोरी करने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, मगर तूने ही। कहते हुए गुस्से में मिस्टर शर्मा किडनैपर को मारने लगे। शर्मा जी बस कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। और तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ से गुजरने के बाद भी किसी और की बच्ची को तकलीफ देते हुए शर्म नहीं आई? अब तो तेरा फैसला कानून ही करेगा। चल चुपचाप। किसी भी केस को सॉल्व करने में आपका मुकाबला नहीं है सर, आप कमाल हो। अपना तो ऐसा ही है। पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह फोन की घंटी बजने लगी तो इंस्पेक्टर राठौर गुस्से में बोले, कोई है कि नहीं? फोन तो उठाओ। यस सर। सर पुलिस हेडक्वार्टर से फोन है। इट्स एन इमरजेंसी। हमारे इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। बिजनेस टाइकून ऋषि मल्होत्रा के घर पर आग लग गई, जिसमें उनकी माँ, दादाजी और मैनेजर की मौत हो गई है। चलो तुरंत एक्सीडेंट स्पॉट पर चलो। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। कई सारे रिपोर्टर खड़े थे। सर आपको क्या लगता है, यह हादसा है या कोई साजिश? हमें अभी इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए, फिर बताते हैं यह हादसा है या साजिश। इंस्पेक्टर राठौर घर के अंदर पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले बड़े से हॉल में जले हुए 2 कंकाल थे, जो आग के कारण केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे।
दूसरे कमरे में 2 और हड्डियों के ढांचे और आसपास ढेर सारी राख रखी हुई थी। इन कंकाल को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा किसका है। घर के बाहर और भीतर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर राठौर कामिनी से बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर कुत्तों के तेज भौंकने की आवाज आने लगी। इस घर में कुत्ते भी हैं। कहा जाता है कोई बाहर का व्यक्ति घर में आए तो जानवरों को खबर लग जाती है। यदि यह साजिश थी तो कोई सचेत क्यों नहीं हुआ, या यह केवल एक हादसा था जो मानवीय भूल या किसी और कारण से हुआ हो। तभी वहां हवलदार आ जाता है। सर, पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना कोई घर से बाहर निकला और ना कोई घर के भीतर आया। मुझे तो लगता है शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हुआ होगा। बरखुरदार, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। सारी लाशों को, इन कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बोलते हुए इंस्पेक्टर राठौर को जमीन पर कुछ चिपचिपा पदार्थ नजर आया। उन्होंने उसे अपने हाथों में लेकर सूंघा तो मुस्कुराते हुए बोले, बरखुरदार मैंने कहा था ना किसी नतीजे पर मत पहुंचो। यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। सर, आपको कैसे पता? ये देखिए, यहाँ पर शराब फैली हुई है और शराब पेट्रोल की तरह तुरंत आग पकड़ती है। किसी ने तो सभी को मारने के लिए यह कदम उठाया है। सर, आप तो कमाल हो, कैसे कर लेते हो आप ये सब? अपना तो ऐसे ही है कामिनी जी। इंस्पेक्टर राठौर केस फाइल को बड़े ही गौर से देख रहे थे। तभी कामिनी वहां आई और बोली, क्या हुआ सर? परेशान नजर आ रहे हो, सब ठीक? सब ठीक नहीं है कामिनी, ये केस बहुत उलझा हुआ है। सर, आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ये लीजिए चाय और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। तब से दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहा हूँ, मगर घोड़े कहीं भी जाकर रुकने को तैयार नहीं है। तो क्या अभी तक आपको इस केस में कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा है? सस्पेक्ट? 4 लोगों की मौत हुई है और आपस में सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, मगर चारों के खून में कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। तो ये लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और शायद इसके बाद आपको पता चल जाए कातिल कौन है। राठौर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने हाथ में लेकर देखने लगता है, मगर वहां पर कोई क्लू नहीं था। तभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का एक नोट देखकर चौंक जाता है। रिपोर्ट में लिखा था कि ऋषि मल्होत्रा के मैनेजर को हड्डियों की टीबी थी, जिसके कारण वो केवल कुछ दिन का ही मेहमान था। कामिनी, ऋषि मल्होत्रा की बैंक डिटेल और ऑफिस की सारी फाइल्स मंगवाकर डीप स्टडी करो। हो सकता है उसकी मौत से किसी को फायदा हो। राठौर के कहने पर कामिनी वहां से चली जाती है। तभी ऋषि मल्होत्रा के पड़ोसी वहां पर आते हैं और बोले, सर, ऋषि मल्होत्रा के केस की इन्वेस्टिगेशन आप ही कर रहे हैं? कोई शक? नहीं सर, आपको कुछ बताना था। तो बताइए। सर, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मगर मैं पुलिस के लफड़े में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए अभी तक खामोश था। मगर मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। हादसे वाली रात ऋषि मल्होत्रा के घर से बहुत लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। ऋषि सर बालकनी में आकर किसी से फ़ोन पर गुस्से में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी जायदाद मैं गरीबों को दान दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरी जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुमने मुझे धोखा दिया है। ऋषि सर के गुस्सा होने के थोड़ी देर बाद ही उनके घर से चीख पुकार की आवाज़ आने लगी और उनके घर में आग लग चुकी थी। सर, मुझे लगता है कहीं उनकी जायदाद के लिए तो उनकी हत्या नहीं की गई। आपके हिसाब से मल्होत्रा सर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, मगर उनकी कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो रात के 9 बजे के बाद उन्होंने किसी को फोन नहीं लगाया। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था, और पूरी बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने बालकनी में आकर तेज आवाज में बात की थी। जी धन्यवाद, आपने पुलिस की मदद करने के बारे में सोचा। मैं वहां पर मौजूद दूसरे लोगों की कॉल रिकॉर्ड को चेक करता हूँ। पड़ोसी के जाने के बाद इंस्पेक्टर कामिनी जी को बुलाकर मरे हुए सारे लोगों की कॉल डिटेल चेक करने को बोलते हैं। सर, वो हमने सभी की कॉल डिटेल चेक की थी। किसी के भी मोबाइल पर कोई शाम 6 बजे के बाद कॉल नहीं था, और ना ही कोई ऐसी बातचीत या अननोन नंबर से कॉल हो जिस पर शक हो। मगर एक बात अजीब है, उस समय वहां पर 5 मोबाइल ट्रेस हो रहे थे। एक मोबाइल का कोई भी सिम या इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला, और उस हादसे के बाद से वो फोन बंद है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी पड़ोसी ने आकर कहा कि मिस्टर मल्होत्रा किसी से फोन पर बात कर रहे थे। कामिनी जी, कुछ तो मिसिंग है जो हमारी नजरों से दूर है। मल्होत्रा के मरने का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? मल्होत्रा सर की खुद की कोई औलाद नहीं थी। कुछ समय पहले बीवी भी कैंसर से मर चुकी है।
उनके बाद पूरी जायदाद का कोई भी वारिस नहीं है। पर एक बात बहुत अजीब है कि सर के बैंक अकाउंट से हर महीने 1 लाख रुपए किसी अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, जो किसका है वो ऑफिस में किसी को भी नहीं पता। उस अकाउंट की पूरी डिटेल निकालो। जी सर, मैंने पता किया, वो अकाउंट मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर का है। उनके अकाउंट की छानबीन की तो ये रकम ऐसे के ऐसे ही उनकी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। मैनेजर के अकाउंट में तो सैलरी ट्रांसफर की जाती है, फिर 1 लाख का क्या माजरा है? और ये मैनेजर रकम अपनी बहन के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर देता है? ये मैनेजर के घर पर कौन कौन है पता करो, हमें कातिल का सुराग उन्हीं के घर से मिलेगा। शायद मुझे समझ में आ गया है कातिल कौन है। जो कोई भी मिले उसे लेकर यहाँ आ जाओ। जी सर। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर कामिनी जी हवलदार के साथ जाकर मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर की बहन और बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले आई। आइए मिस शेना, मल्होत्रा से आपका क्या रिश्ता था? मल्होत्रा से मेरा रिश्ता? मल्होत्रा से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। वो तो मेरे भाई के बॉस थे बस। बस? इससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं। फिर आपके अकाउंट में 1 लाख क्यों ट्रांसफर होते थे? कौन से 1 लाख रुपए? वो तो मेरे भैया देते थे मुझे खर्चे के लिए। कामिनी जी, उन्हें जरा पुलिस के डंडे का जोर बताइए ताकि ये सब सच बोले। कामिनी जी जैसे ही उन लोगों को डराने के लिए डंडा उठाती है, डर के मारे शीना सब सच सच बोलने लगती है। मिस्टर मल्होत्रा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते थे। एक बार वो मेरे भाई से इस बारे में बात कर रहे थे, तभी मेरी माँ की नानी में कपट आ गया और उन्होंने उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी। श्री मल्होत्रा तो होश में ही नहीं थे। हम लोगों ने मिलकर उनके कपड़े उतारे और उन्हें मेरे कमरे में सुला दिया। सुबह जब उनकी नींद खुली तो मेरी माँ ने बहुत हंगामा किया और मिस्टर मल्होत्रा शर्म के कारण पानी पानी हो गए। उन्होंने मेरी माँ से हमेशा मेरी देखभाल करने का प्रॉमिस किया। उस वक्त मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने बेटे को जन्म दिया, जिससे मेरी माँ ने उनका बेटा कहकर उसकी परवरिश के लिए पैसे मांगने लगी। मिसेस मल्होत्रा की मौत के बाद मेरा भाई चाहता था कि मैं उसके बेटे को लेकर मिस्टर मल्होत्रा के घर में रहने लग जाऊं, ताकि उनकी पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। मगर मैं इस बात पर राजी नहीं थी, इसलिए धोखे से उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा से सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर करवा दी और उस रात वो ऑफिस से ही उनके साथ उनके घर चले गए थे। डॉक्टर के हिसाब से भाई की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी और वो केवल 1 महीना ही जिंदा रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा मेरा मरना तय है तो क्यों ना अपने साथ सबको लेकर मर जाऊं। उन्होंने ही उस अग्निकांड को अंजाम दिया और बाकी की कहानी आपको पता है। वाह मिस सिन्हा, आपने प्लान तो सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, मगर कहते हैं ना, सच्चाई सबके सामने आकर रहती है। सर, कैसे कर लेते हैं आप ये सब? आप कमाल हो। अपना तो ऐसे ही है। इंस्पेक्टर कामिनी गाड़ी चला रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कामिनी ने गाड़ी साइड में रोकी और कॉल उठाया। कौन बोल रहा है? कामिनी मैम, मुझे बचा लीजिए प्लीज। वो मुझे मार डालेगा, मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप कहाँ से बात कर रहे हो? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप घबराइए मत। मैम, वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैम, वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और कॉल कट गया। कामिनी ने उस नंबर पे वापस से कॉल किया, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कामिनी ने हवलदार को कॉल किया और उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। साथ ही इंस्पेक्टर राठौड़ को भी कॉल करके सारी बात बताई और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में शहर में एक लड़की की अजीबोगरीब तरीके से खून होने की खबर आई। कामिनी को जब उस नंबर की इंफॉर्मेशन मिली तो पता चला कि वो नंबर तो उसी लड़की का है जिसका खून हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ जब उस स्पॉट पर पहुंचे तब उस लड़की की डेड बॉडी एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से चाकू के वार से खराब कर दिया गया था और उसके माथे पर एक काले रंग का गुलाब रखा हुआ था। ऐसे अजीबोगरीब तरीके से खून के पीछे का राज क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल इंस्पेक्टर राठौड़ के मन में आ रहे थे। इस केस की छानबीन करने के ठीक 1 महीने बाद
फिर से एक मर्डर की बात पूरे शहर में फैल गई। ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस लड़की को भी उसी तरीके से मारा गया था जैसे 1 महीने पहले मर्डर हुआ था, और ऐसे ही लगातार 4 महीनों तक मर्डर होता रहा। सर, ये केस उतना आसान नहीं लगता जितना हम सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये कौन हो सकता है और क्यों? सही कहा तुमने कामिनी, ये किलर बहुत चालाक है। मुझे लगता है कि ये कोई साइको किलर है जो सभी खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस की कामिनी? क्या सर? ये कि हर मर्डर महीने की 14 तारीख को हो रहा है। हो न हो ये किलर अभी भी किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में है, और इस महीने की 14 तारीख को वो पक्की सी बात है कि एक और मर्डर करेगा। लेकिन इस बार हमें उसे पकड़ना होगा कामिनी। अगले दिन जब कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ केस की छानबीन कर रहे थे, तब एक न्यूज रिपोर्टर उनके पास आया। हेलो सर, मेरा नाम विक्टर है, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं सर। आपके यहाँ आने की वजह? शहर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, बस उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं सर। देखो विक्टर, इस बारे में अभी हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते हैं, मामला सेंसिटिव है, लेकिन बहुत ही जल्द हम उस किलर को पकड़ लेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो अब तुम जा सकते हो यहाँ से, वो रहा दरवाजा। मैं जानता हूँ सर कि आप उसे पकड़ लेंगे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कामिनी, हवलदार और राठौड़ उसकी ओर देखने लगे। विक्टर ने कहा कि वो उनके साथ रहना चाहता है। विक्टर ने बताया कि वो पहले से ही एक इंस्पेक्टर बनना चाहता था। उसके लिए उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से उसे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और नौकरी करनी पड़ी। अब वो क्या है ना सर कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके साथ एक बार काम करूं। अगर मैं आपके किसी भी तरह से मदद कर सका तो मान के चलिए मेरा इंस्पेक्टर बनने वाला जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। पहले तो इंस्पेक्टर राठौड़ ने साफ मना कर दिया, लेकिन विक्टर की बहुत विनती करने के बाद वो राजी हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से कम एक बार तो अपना सपना पूरा करूंगा। थैंक यू सर। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। दूसरे दिन से विक्टर हमेशा कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ के साथ रहता और उनकी हेल्प करता। सर, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, लेकिन ये सीरियल किलर तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। अरे सबूत भी मिलेंगे और गुनहगार भी। कामिनी, कुछ भी हो जाए, इस बार वो किलर मेरे हाथ से नहीं बचेगा। एक दिन कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और विक्टर एक साथ बैठकर किलर के बारे में बात कर रहे थे। सर, मुझे लगता है कि इस किलर को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो बहुत ही होशियारी से सब कुछ प्लान कर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने विक्टर। अब मुझे भी लगता है कि मैं ये केस पूरा नहीं कर सकता। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं किलर को पकड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं अब ये केस ही छोड़ दूं। ये आप क्या कह रहे हो सर? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं सर? अरे नहीं सर, आप ऐसे कैसी बातें कर सकते हैं? अरे मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और आप है कि केस ही छोड़ना चाहते हैं। ये क्या बात हुई सर? देखते हैं। वैसे विक्टर, नाइस डियो। हाँ सर, ये मेरा फेवरेट डियो है। एनीवे, चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन नहीं आए। कामिनी ने उनको कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। सब परेशान होने लगे कि आखिर राठौड़ सर कहां गए। देखते ही देखते 14 तारीख आ गई। मिशा अपने स्टूडियो से वापस अपने घर आई थी। मिशा एक मॉडल थी। वो घर आई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई। तभी उसके रूम को किसी ने अंदर से लॉक कर दिया। मिशा जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एक लड़का जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, वो वायलिन बजा रहा था। उसे देखकर मिशा बहुत डर गई। कौन हो तुम? और तुम मेरे रूम में कैसे आए? क्या चाहते हो तुम? देखो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मिशा ने जैसे ही चिल्लाने की बात की, उस आदमी ने वायलिन जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिशा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। मिशा वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत डर गई थी। उसने मदद के लिए खिड़की से किसी को बुलाना चाहा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अचानक वो आदमी खिड़की से उसके सामने आया। उसे देख मिशा पीछे हटी। वो आगे बढ़ता गया और
थोड़ी देर बाद, हेलो मिस्टर विक्टर, कैसे हो? अरे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, जरा हाथ तो, अरे हाथ कैसे मिलाओगे? अच्छा, हालचाल तो ठीक है ना आपके? अब तक तो सब ठीक था सर, पर शायद अब नहीं रहेगा। तो बोलो मिस्टर विक्टर, कहानी यहाँ बताओगे ये ससुराल लेकर चलें? मैंने कुछ नहीं किया है सर, सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अरे आप उसको जाकर पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रखा है? उसे किसे? किसने किया है सब? ट्विंकल को। ट्विंकल? कौन ट्विंकल? मेरे दोस्त। विक्टर ने बताया कि ट्विंकल उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लंच करते, शॉपिंग करते, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। विक्टर ट्विंकल से प्यार करने लगा था, लेकिन वो उसे कह नहीं पाता था। एक दिन उसने तय कर लिया कि कॉलेज में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को वो ट्विंकल को प्रपोज करेगा, और उसने वैलेंटाइन डे के दिन ट्विंकल को प्रपोज भी किया और उसे एक रेड कलर का ड्रेस और रोज गिफ्ट किया। लेकिन ट्विंकल उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उसने उसे साफ इनकार कर दिया। विक्टर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे लगा तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम भी औरों जैसे निकले। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा कहकर ट्विंकल ने वो ड्रेस और रोज विक्टर के मुंह पर फेंक दिया और वो शहर छोड़कर चली गई। विक्टर को ये बात बहुत बुरी लगी। वो रात भर वहीं रोता रहा। धीरे धीरे उसके मन में खूबसूरत लड़कियों के लिए नफरत पैदा हो गई। इसीलिए वो हर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, उन्हें मारना चाहता था। ओह, तो इसलिए तुमने उन 4 लड़कियों को मार डाला? सर, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। अगर ये खुद किलर है तो ये हमारे साथ क्यों रहता था हमेशा, और आपको इस पर शक कैसे हुआ? कामिनी, ये हमारे साथ इसलिए रहता था ताकि ये हमारी हर एक चाल पर नजर रख सके। अच्छा, तुम्हें याद है एक दिन की बात है कि हम लोग पुलिस स्टेशन की कैंटीन में बैठे हुए थे और तभी ये भी वहां पे अंदर आया था। अंदर आते वक्त इसके हाथ से इसका बैग छूट गया था और ये बहुत ही घबराहट में उसको समेट रहा था। बस यही बात तो मुझे इसकी बहुत अजीब लगी। सर, बैग और खून का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, अरे कामिनी, बड़ा कनेक्शन है। उसी दिन तो मुझे असली खूनी का पता चला। वो कैसे सर? कामिनी, जब वो बैग लेकर हमारे पास अंदर आया तो मुझे एक खुशबू आई थी, और ये वही खुशबू थी कामिनी जो पहली लड़की के मरने के बाद उसके लापता हुए लाल रंग के कपड़े से आई थी। बस शक तो मुझे तभी से हो गया था। राठौर सर ने बताया कि वो वहां पुलिस कैंटीन से निकलने के बाद थोड़ी देर में वापस कैंटीन में आए और उन्होंने वहां पे सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तब उन्हें विक्टर के बैग से गिरे सामानों में मॉडल मिशा की तस्वीर दिखाई दी। तभी वो समझ गए थे कि विक्टर ही असली कातिल है और उसका नेक्स्ट टारगेट मॉडल मिशा है। समझी कामिनी? इसीलिए मैंने केस से बाहर होने का नाटक किया ताकि मैं इस विक्टर पर नजर रख सकूं और उसे शक ना हो। वाह, सच में सर, यू आर ग्रेट सर। कमाल कर दिया आपने तो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी, चीते की चाल और बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर का कमाल। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।